हेलो। हाँ जी, सारा बयान राम राम। मैं आपके साथ राजेंद्र प्रसाद बबलू खोकर। देखो, एग्जाम में हमसे पूछा जाता है कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट क्या। देखो, यूपीएससी आपसे अलग पूछेगी। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में आप जानिए, पढ़िए, कब आया, क्यों आया। सबसे पहले जानेंगे आया क्यों था, 1986 में ही क्यों आया, जबकि स्टॉकहोम कन्वेंशन 1972 में हो चुका है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972 में आ रहे हैं, लेकिन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आ रहा है 1986 में क्यों आया। उसकी वजह यह थी, देखो, 1984 को, अगर आप भोपाल में 1984 को 2 दिसंबर की रात को यूनियन कार्बोनाइट एक कंपनी है। ठीक, कौन सी कंपनी? यूनियन कार्बोनाइट कंपनी। देखो, ये कंपनी मैंने नाम लिखा, यूनियन कार्बोनाइट, सॉरी, यूनियन कार्बोनाइट इंडिया लिमिटेड कंपनी है। इस कंपनी के चेयरमैन होते हैं एंडरसन। कौन होते हैं? एंडरसन, मार्टिन, वारेन मार्टिन एंडरसन, ये कंपनी के मालिक है। इस कंपनी से, ये कंपनी काम क्या करती है पहले आप ये समझिए। ये कंपनी कीटनाशक दवाइयाँ बना रही है या पेस्ट किट्स बना रही है, जिनसे ये हमारे खेत वगैरह में हम देखेंगे, देखो ऐसे जो फसल वगैरह पे कीटनाशक छिड़का जाता है, ये बना रही है कंपनी। इस कंपनी से गैस लीक होती है। उस गैस की वजह से, अब आपसे को पूछा कौन सी गैस लीक होती है, मिथेल मिथेल आइसोसाइनेट गैस लीक हुई। अब मिथेल आइसोसाइनेट गैस लीक हुई, अब आपसे कोई 1 मिनट में रोकना चाहूंगा कि मिथेल आइसोसाइनेट गैस लीक होते तो CH, आपसे कुछ पूछे, सूत्र पूछ लिया, 3NCO, ये मिथेल आइसोसाइनेट गैस का सूत्र है। ये गैस लीक होती है। इस गैस लीक की वजह से 3,787 हमारे भाइयों का कत्ल होता है। मैं इसे कत्ल ही बोलूंगा, क्योंकि गैस लीक हुई, किसका ब्रीच था, तो वो एंडरसन का। वारेन एंडरसन की कंपनी है। प्रॉफिट कमा रहे हो तुम लोग, हमारे भारत में आके प्रॉफिट कमा रहे हो। ये भोपाल में कांड होता है, लगभग अपने भारतीय की मौत की जाती है। ये हत्या थी, ये निर्मम हत्या थी। और आप इसको जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी इसको कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, ये कहते हैं सॉफ्ट किलिंग टारगेट वाली हत्या होती है। ये कौन थे? वारेन मार्टिन एंडरसन। ये हिंदुस्तान से भाग जाते हैं। अब ये भोपाल गैस जब ट्रेजिडी होती है, उसके बाद में ही ये बिल आता है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, अब एक भोपाल गैस ट्रेजिडी कब हुई, कहां हुई, आप इसके बारे में नेट के ऊपर देखोगे। अब मैंने बोला भोपाल, तो भोपाल का नाम आते सबसे पहले आपके दिमाग में नाम आना चाहिए। लोग कहते हैं भोपाल का मतलब नवाबों का शहर। मैं कहता हूं भोपाल का मतलब शंकरदयाल शर्मा का देश, शंकरदयाल शर्मा का गांव, शंकरदयाल शर्मा साहब की जन्मभूमि, कर्म भूमि। शंकरदयाल शर्मा साहब भारत के 9th राष्ट्रपति, 9वें राष्ट्रपति। कौन से थे? शंकरदयाल शर्मा। आपको पिक का दिया मैंने, आप शायद, मैंने, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने फर्स्ट टाइम पिक देखी। तो भोपाल में ट्रेजिडी गैस की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट की बात हो रही है। लेकिन शंकरदयाल, अगर भोपाल का नाम आता है तो नवाबों को याद मत करिए, उनके साथ साथ शंकरदयाल शर्मा साहब को भी याद करिए। हिंदुस्तान के 9th प्रेसिडेंट थे 1992 से 1997 के बीच में। अब एक क्वेश्चन आपसे यूपीएससी घुमा सकते हैं। हिंदुस्तान के ऐसे प्राइम मिनिस्टर, जो प्रेसिडेंट है ये, जिनके समय 4 प्राइम मिनिस्टर रहे थे। शंकरदयाल शर्मा के समय 4 प्राइम मिनिस्टर थे। कौन? फर्स्ट कौन थे? नरसिम्हा राव साहब। नरसिम्हा राव साहब 92 से 96 के आसपास रहते हैं। नरसिम्हा राव साहब के बाद में 16 दिन के लिए अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार आती है। कब से? 16 मई से सरकार आती है 1996 में, और 1 जून को सरकार गिर जाती है। अटल बिहारी वाजपेयी के बाद में प्रधानमंत्री कौन बनते? HD देवगौड़ा साहब। HD देवगौड़ा साहब की पार्टी आप बात करोगे, जनता दल सेकुलर, JDS, कर्नाटक में है। HD देवगौड़ा के बाद में 4th प्राइम मिनिस्टर जो इन्हीं के कार्यकाल में रहते हैं, IK गुजराल साहब, जनता दल से थे। अब भोपाल की बात हुई तो आप शंकरदयाल शर्मा साहब का नाम याद रखो। दूसरा, शंकरदयाल शर्मा साहब का ये भी नाम याद रखना है कि मध्य प्रदेश के फर्स्ट CM थे। अब आगे चलते हैं। देखो, मैंने बोला भोपाल, थोड़ा मैपिंग वूपिंग देखते हैं कि भोपाल है कहाँ पे। आपको भोपाल याद आती है तो सबसे पहले आना चाहिए कि भोपाल है, तो भोपाल के आसपास रायसेन का डिस्ट्रिक्ट वगैरह साइड में है, तो आपको सांची का स्तूप भी याद आना चाहिए कि भोपाल से सांची का स्तूप कितनी दूर है, सांची के स्तूप की क्या वैल्यू है। आप इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट का वीडियो देख रहे हैं या क्लास में है। अब आपसे कोई पूछे, मैंने बोला भोपाल, तो भोपाल गैस ट्रेजिडी के साथ साथ आप थोड़ा सा मैपिंग देखेंगे। आपको अगर मध्य प्रदेश को आया तो सबसे पहले कोई विंध्य सतपुड़ा आपको नजर में आएगी। सारे बोलेंगे भाई ये तो विंध्य एरिया सतपुड़ा, ठीक है, बढ़िया बात है, सबको पता है, आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। लेकिन एग्जामिनर आपसे पूछा गाविलगढ़ का पठार कहाँ है, सबसे पहले आपसे पूछ लिया कि गाविलगढ़ का है, तो सबसे याद रखना मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे यह है सतपुड़ा। ऊपर नर्मदा, नीचे तापी। जस्ट इस सतपुड़ा का जो ये एरिया, इस एरिया में है गाविलगढ़ का पठार, सॉरी गाविलगढ़ पहाड़।
ठीक है, गाविलगढ़ की हिल या पहाड़ियाँ। और यहाँ पे आप देखोगे बैतूल का पठार, और यहाँ आप देखोगे जस्ट यहाँ पे ये है महादेव की पहाड़ियाँ, और यहाँ है छिंदवाड़ा। ठीक, और ये कौन सी श्रेणी है? ये मैकाल श्रेणी है, जहाँ ये है अमरकंटक, यहाँ से सोन नदी निकलती है। और ये वाला एरिया विंध्य, विंध्य में आप यहाँ देखोगे कैमूर की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ? कैमूर की पहाड़ियाँ। तो यहाँ कौन है? भांडेर का पठार, यहाँ बघेलखंड। ठीक, अब दूसरा आपको रिवर्स भी पूछे तो रिवर में ध्यान रखा, ये है भोपाल, यहाँ पे भोपाल। ठीक, तो ये कौन सी रिवर है? ये सबको पता है, नर्मदा, तापी। ये माही, चंबल, पार्वती, सिंध, बेतवा, केन, टोंस और सोन। ठीक है, आपसे ये पूछे तो आपको एग्जाम में मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ा एकदम ब्रीफ के बारे में देखने जाने की बात करेंगे। हम आते हैं इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट क्या है उसके बारे में बात करते हैं। देखो, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया? पहले तो क्वेश्चन ये आपसे पूछे 1986 में आया। मैंने बोला क्यों आया, तो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, उसकी वजह से आया था। एक हत्यारा था एंडरसन। ठीक है, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी बड़ा हत्याकांड था। ये हत्याकांड ही समझिए आप, जानबूझ के गलती की गई अपने पैसों के लिए, लालच के लिए। ठीक है, अब इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया, वजह यह थी भोपाल गैस ट्रेजेडी। लेकिन इसके पीछे एक और था कि हाँ ये आया, तो इससे पहले क्या हुआ था कि आज हम देखते हैं कि चलो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, लेकिन हम पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। तो 5 जून को हम पर्यावरण दिवस क्यों मना रहे हैं? वजह यह है, देखो स्टॉकहोम, देखो यूनाइटेड नेशन की मैं बात करता हूँ, किसकी? यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस होती है, किसके ऊपर? ह्यूमन इन्वायरमेंट के ऊपर। कहाँ हुई? स्टॉकहोम में। अब मैंने बोला स्टॉकहोम, तो स्टॉकहोम कहाँ है? स्वीडन में। 122 देशों की कॉन्फ्रेंस थी। कितने देशों की थी? 122 देशों की कॉन्फ्रेंस थी। इस कॉन्फ्रेंस की ये पिक है, प्राइम मिनिस्टर हमारी भारतीय प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी वहाँ पे जाते हैं, स्पीच भी देते हैं। ये कॉन्फ्रेंस की पिक है। अब ये कॉन्फ्रेंस होती है स्टॉकहोम में। अब आपसे कोई पूछे स्टॉकहोम, रट लोगे। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस चलती कब से है? 5 जून से 16 जून तक ये कॉन्फ्रेंस चलती है। ठीक, अब 5 जून को इस दिन को रिमेंबर रखने के लिए या फिर इस दिन की वैल्यूज को समझाने के लिए पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। किसके लिए पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। अब ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई? स्टॉकहोम। अब मैंने बोला स्टॉकहोम, तो स्टॉकहोम याद आते हैं स्वीडन। स्वीडन का मतलब स्केवेंडियन कंट्रियों का देश। ये जो स्केवेंडियन है, स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया, यहाँ पे है स्टॉकहोम। अब स्टॉकहोम मैंने बोला, तो आपके एक वेब सीरीज है वाइकिंग। वाइकिंग में आप देखोगे कैटेकट, वाइकिंग में कैपिटल होते हैं। तो यहाँ पे एक वाटर स्टेट है, जल संधि, यहाँ पे ये कैटेकट जल संधि है। ये कौन है? डेनमार्क है। डेनमार्क की आपको अगर कैपिटल पूछे तो कोपेनहेग। तो डेनमार्क है। डेनमार्क में ये कौन से प्रायद्वीप पे है? जूटलैंड प्रायद्वीप पे। नॉर्मल याद रहे, जूटलैंड पे कौन है? डेनमार्क है। यहाँ पे कील नहर है। ये कौन है? फ्रांस है। ये स्पेन है। बीच में कौन सी पर्वतमाला है? आपसे पूछे फ्रांस और स्पेन के बीच में कौन है? पेरिनीज। कौन सी है? पेरिनीज, पेरिनीज पर्वतमाला। अगर आप यहाँ देखो इटली है। इटली पे कौन है? एपेनाइन है। ये कौन सा? आल्प्स है। ये डेनारिक आल्प्स है। यहाँ पे कौन आएगा? है कोपिथेरियन। कोपिथेरियन के नीचे ट्रांससिल्यूरियन। यहाँ पे बाल्कन पहाड़ियाँ वगैरह वो आएगी। आपको अगर एग्जाम से कोई पूछे बोहेमियन, अगर आप देखोगे प्रायद्वीप वगैरह कहाँ पे? वो स्पेन में है। तो अब मैंने बोला कोपेनहेग कहाँ पे है? ये स्वीडन में। यहाँ पे ये कोपेनहेग, ये है स्वीडन की कैपिटल भी। ये कोपेनहेग ऐसा दिखता है। तो अब आपसे कोई पूछे 5 जून को क्या है? पर्यावरण दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं 5 जून को? कि कोपेनहेग सम्मेलन हुआ था जिसमें इन्वायरमेंट पे बात करनी थी। 122 देशों के लोग शामिल हुए। अब हम कहते वाकई में, सच में, हमको तो पता ही नहीं था, हिंदुस्तान में कहाँ पता था इन्वायरमेंट के बारे में। 5 जून को हम मनाते हैं बड़े गर्व से, पर्यावरण दिवस है। लेकिन एक पिक दिखाना चाहता हूँ। इस पिक को देख के आप चिपको मोमेंट मत समझना। चिपको मोमेंट 1987 का है। चिपको मोमेंट 1987 का है। लेकिन 1730 के अंदर ये मोमेंट होता है। राजस्थान में एक जगह है जोधपुर, खेजड़ली गांव है, 1730 में। यह है माँ अमृता देवी। और ये पर्यावरण के लिए विष्णोई समुदाय, जामोजी भगवान, जम्बेश्वर जी, या फिर आप समराथल दोहरा जाना खे नागौर में, पवित्र जमीन, पवित्र जमीन। आप कहो कि धर्म के बारे में आप देखोगे तो इस धर्म के अंदर, हमारे हिंदू धर्म में या हमारे धर्म ग्रंथों में आप देखोगे पर्यावरण को हमने बहुत नज़दीक से अपनाया है। विदेशी तो अब सिखा रहे हैं हमें। मैं मत्स्य पुराण की बात करता हूँ। मत्स्य पुराण 18 पुराणों में अपना एक पुराण। मत्स्य पुराण का मतलब भगवान विष्णु मछली का रूप लेते हैं,
ठीक। और जब पूरी धरती जलमग्न हो जाती है तो मनु और कुछ बीज और कुछ मनुष्यों को बचाते हैं। इसी अब मैंने कहा, लोग कहते हैं ये तो कहानी है, काल्पनिक। काल्पनिक तो एक मूवी आती है नूह है 2014 में हॉलीवुड की, वो भी तो काल्पनिक है ना मित्र। ठीक। अब मैं मत्स्य पुराण की बात करता हूँ। मत्स्य पुराण में ये कहा गया है कि आप 10 कुएं बनाते हो तो वो एक तालाब के बराबर है। मैं इन्वायरमेंट की बात कर रहा हूँ। धार्मिक ग्रंथ मत्स्य पुराण, हमारा पुराण 18 पुराणों में से एक मत्स्य पुराण, उसमें क्या कहा गया है। मैं 5 जून को तो छोड़ता हूँ, तो अभी की बात है। वेस्टर्न हमें अब सिखा रहे हैं, अरे हमारे तो रघु में बसा है इन्वायरमेंट, हमें क्या सिखा रहे हो। हम भूल गए, हमारे नेता भूल गए हमें। देखो मत्स्य पुराण में लिखा है 10 कुएं खोदते हो तो एक तालाब बनता है। आप एक एक तालाब के बराबर काम कर रहे हो। अगर 10 तालाब खोद रहे हो तो आप एक सरोवर के जैसा काम कर रहे हो। अगर आप 10 सरोवर खोद रहे हो तो आप एक बेटा के बराबर वो पुण्य। अगर आपका एक बेटा है, एक सरोवर बराबर है। लेकिन अगर आप एक पेड़ लगाते हो तो वो 10 बेटों के बराबर है। ये मत्स्य पुराण में लिखा इन्वायरमेंट। दूसरा, उसके बाद में एक बढ़िया घटना बताता हूँ 1730 की, माँ अमृता देवी की। क्या होता है कि जोधपुर राजा 1730 में जोधपुर के महाराजा, मारवाड़ के राजा अभय सिंह, अभय सिंह जी को महल बनाना था। महल के लिए लकड़ियों की जरूरत थी। तो गांव में जाते हैं उनके मंत्री गिरिधारी भंडारी। कौन? गिरिधर भंडारी। कौन जाते हैं? गिरिधर भंडारी। गिरिधर भंडारी तो उसी गांव में पेड़ काटने जाते हैं गिरिधर भंडारी। तो उस समय पेड़ नहीं काटने दिए जाते कि माँ अमृता देवी कहते हैं कि खेजड़ी हमारे लिए पवित्र पेड़ है और ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगा, आपका काटना। तो वो कहता है कि पेड़ काटेंगे। तो माँ अमृता देवी अपने शरीर को पेड़ से चिपका लेती है और उनकी 3 बेटियां, हमारी 3 बहनें भी पेड़ों से लिपट जाती है। गिरधर भंडारी नालायक आदमी हमारी माँ और बहनों को काट देता है वहीं पे। उसी समय ये नरसंहार चलता रहता है, रुकता नहीं है। खेजड़ली मूवमेंट रुकता नहीं। गांव का हर आदमी बाहर निकलता है घर से, बड़ा बुजुर्ग बच्चा। लगभग 363 बिश्नोई भाइयों की हत्या की गई इसके लिए, एक महल बनाने की। लोग इस मोमेंट को जानते भी नहीं है हिंदुस्तान में। अब जानिए, खेजड़ली मोमेंट पढ़िए, मां अमृता देवी के बारे में पढ़िए। 1730 की घटना है। अब लोग हमें सिखाते हैं हिंदुस्तान में पॉल्यूशन हो रहा है, और हमें मत सिखाइए तुम। हमें पता है, हमें हमारी रूट्स खोजनी है, हमें पुनर्जागरण की जरूरत है। हम अभी सो रहे हैं। अब देखो हम बात करते हैं इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की। बात करें कि उसके अंदर एक्ट में क्या क्या है। अब स्टॉकहोम कॉन्वेंशन होता है, कब होता है? 5 जून को। 5 जून 1972 को स्टॉकहोम कॉन्वेंशन, सॉरी कॉन्वेंशन नहीं, कॉन्फ्रेंस होती है। कब हुई? 5 जून को। कहां पे हुई? कोपेनहेगन में। अब यहाँ जो कॉन्फ्रेंस वगैरह होते हैं, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन है कि आप संविधान का आर्टिकल 253 देखोगे, 253, इसमें क्या लिखा है कि अगर कोई इंटरनेशनल अगर एग्रीमेंट वगैरह होते हैं, देखो लेजिस्लेशन ऑफ गिवन इफेक्ट ऑफ द इंटरनेशनल एग्रीमेंट, इसमें देखो लिखा हुआ है। आप अगर लॉ पब्लिकेशन में जाके देखोगे कि अगर कुछ भी, देखो यहाँ पे कॉन्फ्रेंस नाउ नाउ दिखा, एसोसिएशन अगर कुछ भी है, हम उसके लिए सरकार कानून बना सकती है। तो उसके तहत कानून बना, उसी कानून के तहत इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बना हुआ है। कौन सा एक्ट बना हुआ है? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बना हुआ है। किसके तहत? आपसे कोई क्वेश्चन पूछे किसके तहत? स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। लेकिन क्या इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पहला था? नहीं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आता है। कब आता है? 1972 में। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बाद में आता है वाटर प्रिवेंशन, पानी के लिए, 1974 में। एयर के लिए 1981, मतलब वायु को दूषित मत करो, एयर प्रोटेक्शन एंड प्रिवेंशन एक्ट 1981। 1986 में कौन आता है? 1986 में वाटर, सॉरी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। 1986 में कौन हुआ? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर हमारे एग्जाम में क्या काम है, इसके अंदर प्रोविजंस क्या क्या थे। अगर प्रोविजंस की बात करोगे अगर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट का, अब तो मैंने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देखा अगर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में क्या क्या प्रोविजन है उनमें बात करते हैं। लेकिन एक दो कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल देखोगे, आर्टिकल अगर आप डीपीएससी देखोगे फंडामेंटल राइट के बाद में डीपीएससी फंडामेंटल ड्यूटीज में आप जाओगे तो आर्टिकल 48A उसमें लिखा हुआ है क्या हमारा क्या है ड्यूटी है, क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ द इम्प्रूवमेंट ऑफ द इन्वायरमेंट, सेफ गार्ड ऑफ द फॉरेस्ट एंड द वाइल्ड लाइफ। कितना स्टेट ये काम करेगा इस चीज़ के लिए। अब आपसे क्वेश्चन पूछे 48A कब जोड़ा गया, तो क्या लोग 1976 में 42 संविधान संशोधन से जोड़ा गया। ठीक है, 1976 में 42 संविधान संशोधन जोड़ा गया। अब एक और आर्टिकल है 51A का, जी फॉर गणेश जी। इसके अंदर भी क्या है? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की बात करेगी है। किसमें?
आपके कर्तव्यों में, फंडामेंटल ड्यूटीज में, इसकी बात करोगे। अब इस एक्ट के अंदर क्या क्या प्रोविजंस है उसकी बात करनी है हमको, कि साइलेंट फीचर्स क्या क्या किसके, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में। इसमें साइलेंट प्रोविजन ये है कि सरकार को पावर दे दी गई है, कि पहले पावर्स नहीं थी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के, हमें इन्वायरमेंट के लिए क्या क्या पावर है, पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट के पास फुल पावर है। आप अगर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है जो एक्ट 1986 में है, कौन सा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आता है, 1986 में। अब आप आज जाके गजट वगैरह भारत का अगर जाके वेबसाइट पर सर्च करना, तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आएगा लिखा हुआ, उसमें 1 से लगा के 26 तक क्या सेक्शन है, सेक्शन मतलब रूल्स बने हुए हैं, ठीक है। उसका सेक्शन 6 कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, वो कोई भी रूल बना सकता है पर्यावरण के लिए। जैसे देखो ध्वनि प्रदूषण के लिए 2000 में रूल्स बने थे, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ही बना हुआ है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि ध्वनि प्रदूषण के रूल्स 2000 में बने, हाँ बने, कौन से एक्ट के तहत बने, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत बने, 1986 के तहत बने। अब पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, क्या पावर है, प्लान करना है, एग्जीक्यूट करना है, नेशनल प्रोग्राम बनाना है। लेकिन ये प्लान अगर पावर देखोगे आप, सेंटर के पास ज़्यादा, स्टेट के पास नहीं है। अब ये अपने स्टैंडर्ड सेट कर सकते हैं कि अगर SO है, NO2 है, कि आप कितना इमिजन्स कर सकते हैं, क्या कितना आपका उत्सर्जन बाहर हो सकता है। पहले स्टैंडर्ड सेट नहीं थे, आप स्टैंडर्ड कर सकते हैं, ठीक है, कि उससे इन्वायरमेंट प्रभावित होता है नहीं। दूसरा, रेस्टिगेशन ऑफ द एरिया। अब रेस्टिगेशन ऑफ द एरिया का मतलब कि सपोज भोपाल जो गैस ट्रेजिडी कांड, जो हत्याकांड था, निर्मम हत्याकांड था हिंदुस्तान का, जो एंडरसन, जलियांवाला बाग, जनरल डायर को तो कहते हैं कि गोली ठोके मार दिया गया। आज ना तो कोई भगत सिंह है, ना राजगुरु है, ना मदन लाल ढींगरा है, ठीक है, कोई नहीं है। एंडरसन पूरी उम्र पूरी करके ख़त्म हुआ था, हमारे हिंदुस्तानियों का हत्यारा, हमारे भाइयों का हत्यारा। जरूरत है अभी भी कोई बने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, मदन लाल ढींगरा साहब, जरूरत है मदन लाल ढींगरा साहब जैसे लोगों की, हैं। अब देखो स्टैंडर्ड फॉर दी ऑफ द इमेजिन, अब क्या कर रहा है, देखो रेस्टिगेशन ऑफ द एरिया। अब रेस्टिगेशन ऑफ द एरिया में लग रहा है आपको एक रेजिडेंशियल एरिया है, वहाँ पे कोई भी केमिकल की फैक्ट्री वगैरह कुछ नहीं खुलेगी। अगर इन्वायरमेंट, अगर कोई जंगल वगैरह है, पानी में आप डायरेक्ट डिस्चार्ज नहीं करोगे, आप रेस्टिगेशन लगा दिएंगे। इस एक्ट के तहत क्या लगा सकते हो, रेस्टिगेशन लगा। दूसरा, इस एक्ट के तहत एक ऑफिसर को अपॉइंटमेंट कर सकते हैं सरकार। दूसरा, अथॉरिटी भी बना सकती है कि आपको अथॉरिटी के तहत क्या काम। देखो ये अगर पॉल्यूशन हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट यदि अथॉरिटी, अगर अथॉरिटी बनाई तो वो अथॉरिटी क्या करेगी, इन्वायरमेंट पोल्यूशन के लिए मैंडेट है कि वो स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स वगैरह है उन पे बात करेगी कंट्री पे, कौन, जो अथॉरिटी बनेगी। अब आगे इस प्रोविजन देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट को और क्या क्या दिया गया है। वो कोई भी कारखाना या इंडस्ट्री, कोई भी धंधा बंद कर सकती है अगर वो पोल्यूशन, अगर रेगुलेशन इंडस्ट्री ऑपरेट के रूल्स के तहत नहीं चल रहा है, तो पहला आप इसे यह फायदा हो सकता है, ठीक है। अब पानी, वाटर की सप्लाई बंद की जा सकती है अगर उनसे पोल्यूशन हो रहा है। अब अगर इंडस्ट्री अगर जो सेट पैरामीटर्स है कि इन पैरामीटर्स से ज़्यादा अगर आपका इमेजन हो रहा है जो हेल्थ के लिए ज़्यादा खतरनाक है, तो आपका रेस्टिगेशन के साथ आपका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। दूसरा, इसी एक्ट के तहत एंट्री ऑफ द इंस्पेक्शन की कोई भी अगर सरकार इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत अगर किसी इंस्पेक्टर को या गवर्नमेंट अधिकारी को अगर मनोनीत करती है या फिर अपने ड्यूटी पे लगाती है, उसके पास पावर है, वो कभी भी जा सकता है आपकी इंडस्ट्री, कभी भी कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया में जाके जांच वगैरह कर सकते हैं, उसको आपको रोक नहीं सकते, उसके पास ये पावर है। दूसरा, जितने भी रूल्स वगैरह बने हैं, अगर उन रूल्स के तहत आपकी कंपनी काम नहीं करे और उन पैरामीटर पे खरा नहीं उतर रही है, तो सरकार आपकी इंडस्ट्री को क्लोज कर सकती है। ये लेज एंड फेरी के खिलाफ नहीं है। लोग कहते हैं कि कुछ लिबरल थोड़े खतरनाक होते हैं। लिबरल कहते हैं कि स्टेट का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। स्टेट का अगर इंटरफेयर नहीं हुआ, जो ये लिबरल लोग हैं, जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से एक नया समुदाय पैदा होता है लिबरांडू का, इन लिबरल्स का, इस नमूने लोग हैं ये खुद को बचाते हैं, पूंजीवादी लोग ही लिबरल है। तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, तुम्हें क्या बनना है सोच लो। अपनी मिट्टी को इज्जत करो, लिबरल से दूर रहो। ये लिबरल कैपिटलिस्ट है, ये डायबिटीज की तरह है, खा जाएंगे हमें। तो लिबरल से दूर, इन लिबरल्स की ही बोली मत बोलना कभी। ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की चीजें हैं। ये लोग कहते हैं कि परंपराओं को खत्म करो, स्टेट का इंटरफेयर फिर नहीं हुआ। कहता है स्टेट का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। अगर स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा, जिस समय 1984 में स्टेट का इंटरफेयर नहीं था, वो एंडरसन भाग गया। स्टेट का इतना इंटरफेयर होना चाहिए कि लोग
हिंदुस्तान का स्टेट गवर्नमेंट इतना इंटरफेयर हो कि लोग दूजे हैं गलत काम करने से पहले, कम कम का है, टपक टपक पसीना पड़े, लेकिन स्टेट का इंटरफेयर के लिए लिबरल्स कहते हैं नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ होना चाहिए। तो इसके अंदर क्या है, स्टेट का इंटरफेयर है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। स्टेट कहीं भी एंट्री कर सकता है, स्टेट के इतने पास पावर होने चाहिए राज्य को। अब वैसे एक याद रखना, लिबरल्स की एक थोड़ी बता रहा हूँ, लिबरल कहता है कि राज्य बड़ा नहीं होता, मनुष्य बड़ा होता है। लिबरल के लिए देश बड़ा नहीं है, खुद बड़े होते हैं वो, खुद के लिए अपनी जान बचाने के लिए देश को भी दाव पे लगा देता है, देश को बर्बाद कर देंगे लिबरल। ये लिबरल की डेफिनेशन बताऊंगा एक दिन, लिबरल्स क्या होते हैं। अब आगे अपन टॉपिक पे बात करते हैं, इसी टॉपिक पे हम देखते हैं। देखो, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत बताया गया है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द लेबोरेटरीज, लेबोरेटरी स्टैब्लिश की जाएगी कौन सी, स्पेशल इन्वायरमेंट के लिए। ठीक, अब आगे इसके सेक्शन में देख। अब प्लेंटीज क्या है कि बार बार कुछ होते हैं लातू भूत बातों से नहीं मानते कि कानून बना दिया, क्या लाइसेंस कैंसिल होगा, नया नया लाइसेंस ले लेंगे। इसके अंदर यह है कि अगर आपने रूल तोड़ा तो 5 साल की आपको जेल होगी, इसी के साथ 1 लाख का फाइन है, ये दोनों भी हो सकता है। अगर आपने मान लो एक बार सजा हो चुकी, आपने बार बार कर रहे हो, ये अगर रिपीटेशन आ रहा आपका, तो आपको उसके तहत 50,000 रुपये पर डे का जुर्माना भी है। अब मान लो कि ये आदमी ने किया, ठीक है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उनके ऊपर भी है, बात करेंगे। लेकिन अभी हमारे माननीय भूपेंद्र यादव साहब, इन्वायरमेंट मिनिस्टर, उन्होंने पास वगैरह कहा कि उन्होंने कहा कि कुछ अगर छोटे मोटे अगर इन्वायरमेंट अगर रूल्स वगैरह वोलेशन हो रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, लेस सर्व हो रहे हैं, उनके अंदर हमको जो इम्प्रिजनमेंट वगैरह है उसको क्या पेनल्टी को हटा देनी चाहिए। अब ये प्रोसेस है, ये प्रपोजल है, इसके बारे में अभी तक मेरे पास इतना ही अपडेट, आप इस पे अपनी राय दोगे। अब आगे प्लेंटी, अब मान लो कि स्टेट गवर्नमेंट की वजह से नेग्लिजेंस हुआ, कोई एचओडी को अगर डिपार्टमेंट का हेड होगा वो जिम्मेदार होगा। अगर आज यमुना अगर इतनी गंदी है, इसके लिए स्टेट जो भी एचओडी वगैरह पकड़ो उनको यार, स्टेट का इंटरफेयर होना चाहिए। नेता भगवान होता है, वो बदल सकता है सब कुछ, करो तुम काम। लेकिन यहाँ पे क्या, लिबरल अपनी टांग अड़ाते हैं, लाइन फ्रीडम, लिबरल्स कहते हैं कि इंटरफेयर ना हो, मत सुनो उनकी, हिंदुस्तान कैपिटलिस्ट देश नहीं है। तो अगर ऑफेंस अगर कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से होता तो एचओडी उसके लिए डिमांड क्या होगा, जिम्मेदार होगा। अब आपसे कोई पूछे, जिसे मैंने कहा कि नॉइज पोल्यूशन रूल्स आया, नॉइज पोल्यूशन रूल कब आया, 2000 में आया। किसको, अब क्वेश्चन क्या पूछेगा एग्जाम, आपसे पूछेगा नॉइज पोल्यूशन रूल आया 2000 में, हाँ जी सही बात है। अब आपको 4 ऑप्शन दे दिए कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आया या फिर नॉइज के लिए अलग रूल आया। नहीं, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत ही, उसके सेक्शन 6 में, इसमें सेक्शन 6 में ही चेंजेस के तहत ये बनाया। दूसरा, अब आपसे कोई पूछे, मैंने बोला कि ये इम्प्रिजनमेंट है, तो आप देखोगे ये कहीं कहाँ लिखा है, 5 साल की सजा खाने। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट का सेक्शन 5, उसमें कितने सेक्शन है, 26 सेक्शन है। 26 सेक्शन के अंदर आप जाओगे तो सेक्शन 15 पढ़ना, उसके अंदर पेनल्टी है। सरकार ये कंपनी के लिए 16 वाला सेक्शन बात कर रहा है, गवर्नमेंट के लिए अगर पेनल्टी वगैरह कुछ बात, सेक्शन 17 बात कर रहा है। तो इन सेक्शन पे बात करना, आपको कंप्लीट थोड़ा बहुत पीडीएफ में पढ़ना हो। अब इन्वायरमेंट ने बोला कि नॉइज पोल्यूशन के लिए रूल्स है, तो रूल्स के बारे में आपसे कोई एग्जाम में पूछे कि हाँ रूल्स है, तो रूल्स आपको एग्जाम नॉर्मल ना पूछा, आपको पता होना चाहिए कि अगर आप अगर रेजिडेंशियल एरिया में हो और आपके एरिया में कोई अगर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हो रही है, ठीक है, नॉइज पोल्यूशन रूल के तहत अगर आपका अगर डेसिबल 25-75 से ज्यादा है डे टाइम, आप उसकी कंप्लेंट करिए, वीडियो बनाइए, ट्विटर पे डालिए, मिनिस्ट्री को टेक करिए। फ्रीडम, हम लोग, हाँ हम लोग, पढ़ने का मतलब ये नहीं है किताब पढ़ के कुछ बन गए ना, पढ़ने का मतलब है हर जगह एक्टिव, शिकायत, हमारी पहुंच हमारे लोगों तक। दूसरा, अगर कॉमर्शियल एरिया है तो 65, ठीक है, रेजिडेंशियल एरिया है तो 55। अगर साइलेंट एरिया जिसमें हॉस्पिटल वगैरह आते हैं या फिर अगर बायोडाइवर्सिटी वगैरह कोई वन वगैरह ज़मीन है, वहाँ पे 50 से ज़्यादा एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए डेसिबल की। नाइट टाइम इनमें सब में 5-5 कम कर दिया, इसमें 50 है, इसमें 40 है, इसमें 10 कम कर दिया, इसमें 10 कम है, इसमें 5 कम है, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछे तो ये नॉइज पोल्यूशन रूल के तहत है। अब ड्रॉबैक देखें कि 1986 जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया था, इसके ड्रॉबैक क्या है, एग्जाम में पूछे कि हाँ कि ड्रॉबैक क्या है। सबसे पहले ड्रॉबैक में आप ये देखोगे कि जो कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन हो रखा है एक्ट का, किसी स्टेट का ज़्यादा इंटरफेयर नहीं, स्टेट कुछ रूल्स नहीं बना सकता, सेंट्रल इस पे रूल्स बनाएगा, सेंट्रल का इस सब कुछ दबदबा है। इसको थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत पावर को थोड़ा बहुत डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, ठीक है, और सेंट्रलाइजेशन से थोड़ा बाहर निकलना चाहिए इसके ऊपर। दूसरा, पब्लिक का भी कोई पार्टिसिपेशन नहीं, पब्लिक पार्टिसिपेट नहीं, पब्लिक को पता ही नहीं कि नॉइज पोल्यूशन वगैरह हो रहा है, अगर एयर पोल्यूशन हो रहा है, अगर रेजिडेंशियल एरिया में कोई कॉमर्शियल अगर एक्टिविटी हो रही है, उसके ऊपर भी कोई कुछ वो काम भी कोई कंप्लेंट कहाँ पे करे।
इसका भी अभी अभाव है। अब आप देखो इनकम्प्लीट कवरेज ऑफ द पोल्यूटेंट्स, अब कवरेज भी कहाँ मिलता है। दूसरा आप ये भी देखोगे कि पोल्यूटेंट्स के बारे में पता भी नहीं है जनता कि कौन सा पोल्यूटेंट्स है कौन सा नहीं है। अगर कोई पॉलीथीन आपके घर के आगे फेंक रहा है, मतलब वो पोल्यूटेंट्स कर रहा है, आपकी ज़मीन खराब कर रहा है, वो सच्चाई है। बहुत सारी कंपनियां, अगर आज अमेजन फ्लिपकार्ट वगैरह है, ये बहुत गंदी है, आपको देते हैं एकदम पैक होकर, वो पॉलीथीन वापस लेके जाना चाहिए उन लोगों को। हम फेंक देते हैं खेतों में, बाहर की तरफ फेंकते हैं, वो गलेगी नहीं, बहुत दिनों तक रहेगी। ठीक है, अब इन चीज़ों पे आप देखना है। दूसरा मीडिया कवरेज भी बहुत कम मिल रहा है इन चीज़ों को। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।